बंद कर दीजिए। चलो लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक करना है। फर्स्ट में लिखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। देखो इनपुट सर्किट, दो सर्किट है ट्रांजिस्टर में, इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट। दोनों सर्किट में करंट है, चाहे जिस किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में बात करें हम लोग। अच्छा, पढ़ने के लिए तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हम लोग देखा था कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का जो गेन होता है, बीटा गेन जिसको बोले थे, वो 1 से ग्रेटर आता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का गेन, अल्फा गेन 1 से कम आता है। अल्फा गेन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का गेन था, ये 1 से कम आया था। बीटा गेन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का गेन है, ये 1 से ग्रेटर आया था। तो जनरली हम लोग इसी कॉन्फ़िगरेशन को प्रीफर करेंगे इन एम्पलीफायर। ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का गेन है बीटा गेन। इसमें गेन ग्रेटर देन 1, गेन मींस चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट, यानी आउटपुट करंट लार्ज है इनपुट सर्किट के करंट से आउटपुट सर्किट का करंट लार्ज है। तो एम्पलीफायर के लिए तो यही जरूरी है कि आउटपुट सर्किट का करंट इनपुट से ज्यादा होना चाहिए, तब ना बोलेंगे कि वो सिग्नल एम्पलीफाई हुआ। इनपुट सर्किट में लो एम्पलीट्यूड का सिग्नल डाला जाता है और आउटपुट सर्किट में वो सिग्नल हाई एम्पलीट्यूड में निकल के आता है, तब बोलेंगे कि गेन हुआ, एम्पलीफाई हुआ सिग्नल। यदि आउटपुट सर्किट का करंट और कम हो जाए इनपुट सर्किट के करंट से, तो फिर एम्पलीफिकेशन की बात नहीं होगा। इसलिए बीटा गेन, ये कॉमन इमीटर सर्किट में आउटपुट का करंट इनपुट से लार्ज होता है, दैट इज एम्पलीफायर के लिए इसी गेन को प्रीफर कर सकते हैं हम लोग, बीटा गेन को। तो फाइनली अब आज के बाद हम लोग जो भी ट्रांजिस्टर ड्रॉ करेंगे एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे और वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर को छांट दे यहाँ पर, और 3 गो कॉन्फ़िगरेशन था, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। इसमें कॉमन इमीटर यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। जब भी हम लोग ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में यूज करने चलेंगे, तो दैट इज व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एम्पलीफायर, transistor is used as amplifier, then we always take NPN transistor in common emitter configuration, और सच दैट बाइसिंग मेथड कैसा होना चाहिए? बाइसिंग मेथड होना चाहिए इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस। बाइसिंग में भी 3 पॉसिबिलिटी देखा गया था, जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, जब दोनों जंक्शन रिवर्स बाइस, और जब एक इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस। तो एम्पलीफायर के लिए कौन बाइसिंग सही होता है? एम्पलीफायर के लिए कौन बाइसिंग सही होगा? इमीटर बेस जंक्शन, ईबी जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इन रिवर्स बाइस।
तो ये कुछ बेसिक बात हुआ जब ट्रांजिस्टर को आप एज ए एम्पलीफायर के लिए यूज करने चलोगे तो। अब आगे हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर का कभी यूज नहीं करेंगे, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का कभी यूज नहीं करेंगे हम लोग। इमीटर बेस जंक्शन को ऑलवेज फॉरवर्ड में रखना है, कलेक्टर बेस, ये कुछ मिनिमम बात फ्यूचर के लिए। अब ये सब मत पूछना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये यही ट्रांजिस्टर क्यों ले रहे हैं, इसी कॉन्फ़िगरेशन में क्यों रख रहे हैं आप ट्रांजिस्टर को, फिर यही मोड ऑफ बाइसिंग क्यों यूज किया जा रहा है। तो अब चलें, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्वेश्चन जो पूछा जाता है इससे, डिफाइन कंस्ट्रक्ट व्हाट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर and what is the mode of biasing of NPN transistor for amplification, and give input and output characteristics, working of NPN transistor, and give input and output characteristic of transistor। यानी NPN ट्रांजिस्टर क्या है, उसको आप एम्पलीफायर के लिए जब यूज करोगे तो उसका बाइसिंग कैसे करोगे, फिर उसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सबको डिस्कस करना, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एक सिंगल क्वेश्चन में ये सब बात डालता है। व्हाट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, व्हाट इज द बाइसिंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, and give input and output characteristic and working principle of NPN transistor। तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक मीन्स क्या, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स वेरिएशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। जब आप किसी भी सर्किट का करंट का वेरिएशन देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सर्किट। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है इफ वी ऑब्जर्व वेरिएशन ऑफ करंट इन इनपुट सर्किट, करंट इन इनपुट सर्किट with respect to voltage in input circuit, at constant voltage of output circuit, then it is called input characteristic of transistor। किसी ट्रांजिस्टर का इनपुट सर्किट का करंट का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सर्किट के वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि आउटपुट सर्किट का वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। हम लोग क्या देखा था, इनपुट का कोई भी पैरामीटर, करंट हो चाहे वोल्टेज हो, वो आउटपुट के पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, या आउटपुट का कोई भी पैरामीटर इनपुट के पैरामीटर्स पर डिपेंड। ये एम्पलीफायर में जब हम लोग बाइसिंग देख रहे थे तो थर्ड टाइप ऑफ बाइसिंग जब देखा था, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस, तो उसमें इस चीज को हम लोग प्रूव किए थे कि आउटपुट सर्किट का करंट इनपुट सर्किट के करंट पर डिपेंड करता है। आउटपुट सर्किट का करंट मान लो आईसी है, इनपुट का करंट आई, तो आईसी डिपेंड्स ऑन आई, और ये चीज तो लिखे भी थे हम लोग, आईसी इज इक्वल टू अल्फा आई, ये कॉमन बेस वाले में, कॉमन बेस कंट्री। तो आउटपुट का सारा पैरामीटर इनपुट पर डिपेंड करता है, इसलिए जब आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक करने चलोगे
तो इनपुट सर्किट का करंट का वेरिएशन देखना है आपको इनपुट सर्किट के वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, लेकिन एगो शर्त है क्या कि आउटपुट सर्किट का वोल्टेज को आप कांस्टेंट रखना। अब देखो इसको कैसे कैसे होता है। जनरली ये काम हम लोग को कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करना है। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट होता है कौन, बेस करंट, एंड आउटपुट करंट होता है कौन, कलेक्टर करंट। यानी बेस करंट का वेरिएशन, इनपुट सर्किट का करंट बेस करंट है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। अभी अभी हम इस बात को बोल दिया कि अब जब भी ट्रांजिस्टर लेंगे तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में लेंगे। तो ये इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी जो देखने जा रहे हो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का देखने जा रहे हैं। बुक सब देखोगे तो देखो आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का भी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का भी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेगा। हम लोग तो ओनली एनपीएन ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, बुक वाले लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेगा। आपसे ओनली पूछा जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ओनली उसी पर फोकस करेंगे हम लोग अपना। देखो तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जब ट्रांजिस्टर को रखेंगे, ये इमीटर टर्मिनल इधर बेस टर्मिनल रखते हो, इधर कलेक्टर टर्मिनल, और इधर एक रेसिस्टर आरसी, और इसको तो रिवर्स बायस में रखा जाता है, सॉरी कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखा जाता है। तो ये रिवर्स बायस कब हो पाएगा, यहाँ है क्या, यहाँ एन है, ये पी है, फिर ये एन है, ये सॉरी ये पी है और ये एन है, एन टाइप है यहाँ पर, और इसको रिवर्स बनाना है तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये इसमें एक रेसिस्टर लगा दीजिए आरबी, जरूरी नहीं है ये रेसिस्टर लगाना, और एक बाइसिंग वोल्टेज, ये इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है। तो फॉरवर्ड बायस कब हो पाएगा, जब एन टाइप निगेटिव से और ये पी टाइप पॉजिटिव से, ये फॉरवर्ड। ये चीज हम लोग देखा था पिछले क्लास में, कैसे वोल्टेज का बैटरी का पोलैरिटी कैसे कनेक्ट करेंगे, जो इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स्ड बायस हो, इसके लिए पोलैरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, वो चीज हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। एक बार ऐसे फिर समझ लो। यहाँ पर देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये, तो कलेक्टर में भी एन होगा और इमीटर में भी एन टाइप होगा, अब बेस में पी टाइप होगा। तो इसको इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, एन टाइप को निगेटिव से और पी टाइप को पॉजिटिव से। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया ये जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बनाना है तो एन टाइप को रिवर्स बनाने के लिए पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा, अब पी टाइप को निगेटिव से कनेक्ट करना होगा। लेकिन एक चीज और, कभी कभी ये जो बाइसिंग वोल्टेज है ना, ये बाइसिंग वोल्टेज, इसको डिनोट करना वीवीबी से, इस बाइसिंग वोल्टेज को डिनोट करते हो वीसीसी से। लेकिन यहाँ पर ये बाइसिंग वोल्टेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखा जाता है, लेकिन ये बाइसिंग वोल्टेज लॉ, इस बाइसिंग वोल्टेज को स्ट्रॉन्ग, रिवर्स बाइस वाला वोल्टेज स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 5 वोल्ट 6 वोल्ट के आसपास जा सकता है, लेकिन ये फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज बहुत 0.7 वोल्ट से भी कम होता है ये वोल्टेज। ये VBB इज लॉ और VCC इज हाई। क्यों ये लॉ है, ये क्यों हाई है, ये मैटर अभी नहीं है, बस ये हुआ यहाँ का इनपुट सर्किट, ये आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट का करंट बेस करंट है, देखिए इमीटर करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे। अब ये सब डिसाइड, ये सब मिनिमम बात है,
बार बार हम इस सब बात को आगे नहीं बोलेंगे, अभी चूंकि यही टॉपिक चल रहा है इसलिए फिर से बोल देते हैं। क्यों इधर हुआ इमीटर करंट? क्योंकि इमीटर में एन है, एन टाइप, तो एन टाइप इलेक्ट्रॉन भेजेगा ऐसे बेस को, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो करंट ऐसे हो जाएगा। अब ये इमीटर करंट आया तो यही टूट जाता है किस में? आईसी एंड आईबी में। ये आपका इनपुट करंट आईबी हुआ, आउटपुट करंट आईसी हुआ। इस सर्किट का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखना है ना, यानी आईबी, इस करंट का वेरिएशन देखना है इस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, वीबीबी के रिस्पेक्ट में, लेकिन एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, ऐसे लिखे हैं हम लोग कि वेरिएशन ऑफ आईबी, वेरिएशन ऑफ आईबी with respect to VBB at constant VCC, यही चीज लिखा गया था थ्योरी में। इनपुट सर्किट का करंट का वेरिएशन इनपुट सर्किट के वोल्टेज के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VCC। लेकिन थोड़ा सा कोई बुक पढ़ोगे तो आपको इसमें चेंजिंग नजर आएगा। यहाँ पर VBB की जगह वो VBE लिख सकता है, VCE की जगह VCC की जगह VCE लिख सकता है, VBB, या यहाँ पर लिख दो आप VBE, और यहाँ पर VCC लिखो या VCE। देखो अब ये समझो कब क्या है ये VBB और VBE में क्या डिफरेंस है, VCC एंड VCE में क्या डिफरेंसेज है। देखिए बाइसिंग वोल्टेज ऑलवेज डीसी होता है, डीसी। अब ट्रांजिस्टर या डायोड का बाइसिंग करोगे तो ऑलवेज डीसी वोल्टेज से बाइसिंग किया जाता है। ये बाइसिंग वोल्टेज हुआ इमीटर बेस जंक्शन का, ये बाइसिंग वोल्टेज, इसी के चलते इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में आया। ये बाइसिंग वोल्टेज है कलेक्टर बेस जंक्शन का, इसके ही चलते वो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस में आया। लेकिन मान लो हम लोग VBE फाइंड करें यहाँ सर्किट में, बेस टर्मिनल और इमीटर टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं यदि, यानी बेस इमीटर जंक्शन का एक के क्रॉस का पोटेंशियल देखते रहना VBE, तो इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल के लिए लोग इस रास्ता को फॉलो कर सकता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के कोई भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी रास्ता से जाओगे तो सेम आएगा, ये प्रॉपर्टी होता है सर्किट का। तो हम ऐसे ट्रेवल करें तो ऐसे ट्रेवल करोगे तो B से यहां आइए, फिर यहां से यहां चले जाइए आप, तो B से यहां आओगे तो एक रेसिस्टर मिला, रेसिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल होगा कितना? रेसिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल IR होता है। अब -IR या +IR, तो हम लोग करंट के ऑपोजिट आ रहे, करंट ऐसे जा रहा है और हम लोग ऐसे आ रहे हैं, तो करंट के ऑपोजिट यदि आ रहे हो तो -IR लेना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर, यानी -IB × RB। फिर यहां पर देखो, यहां से यहां जाओगे तो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल जा रहे हो आप, तो +VBB लिख दोगे, यानी बेस इमीटर जंक्शन के क्रॉस का जो वोल्टेज है वो इस दोनों वोल्टेज का अलजेब्रिक सम है। देखो यानी VBE बराबर नहीं है VBB का। कब बराबर होगा VBE VBB का? जब ये रेसिस्टर नहीं रहेगा तब। यदि RB हटा दो, ये रेसिस्टेंस आप यदि हटा दो, तब जाके आपका VBE बराबर होगा किसका? VBB का। देखिए इसलिए यहां पर VBB या VBE बोलता है। VBB एग्जैक्टली कब बोलना? जब ये रेसिस्टर कनेक्टेड नहीं हो,
लेकिन जब ये रेसिस्टर कनेक्टेड हो तब बेस इमीटर जंक्शन का जो पोटेंशियल होगा वो इतना हो जाएगा, लेकिन ये रेसिस्टर नहीं रहेगा तब बेस इमीटर जंक्शन का जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्ट इसी बायसिंग वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, तो रियली में हम लोग को क्या करना है, आपको इस सर्किट का करंट का वेरिएशन देखना है बेस इमीटर जंक्शन का वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, इनपुट वोल्टेज। आप ऐसे समझे, इनपुट करंट का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज यहां कौन हुआ, VBE हुआ। ये VBE बेस इमीटर जंक्शन के क्रॉस का पोटेंशियल इनपुट वोल्टेज कहलाएगा। देखो अपना ट्रांजिस्टर तो ऐसा है, ऐसा है, ये बेस जंक्शन है, ये इमीटर जंक्शन, तो इसमें क्या कनेक्ट कर रहे हो आप, इसमें क्या कनेक्ट, कौन वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हो, जो भी वोल्टेज इसमें कनेक्ट करोगे उसका क्या नाम होगा, VBE नाम होगा उस वोल्टेज का। ये इनपुट वोल्टेज हुआ ट्रांजिस्टर के लिए, समझे। VBE इज द इनपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में इफेक्टिवली कौन वोल्टेज दिया आप, तो इतना दिया। अब इतना वोल्टेज इस दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर है। यहां पर VBE इनपुट वोल्टेज की तरह बिहेव करता है। इनपुट करंट को इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में वेरिएशन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात सब है ये सब बात, है ना। ये आगे जो कुछ भी होगा वो सब इसी सब के टर्म्स में काम करना है। समझे क्या क्या बोला यहाँ पर, इनपुट सर्किट का करंट कौन, IB, इनपुट सर्किट का वोल्टेज कौन, VBE, और वही VBE VBB के बराबर हो सकता है जब RB 0 हो। इसलिए जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो इनपुट सर्किट के करंट का वेरिएशन देखना है इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। अब इनपुट वोल्टेज रियली में ये वोल्टेज है, यही वोल्टेज इसके बराबर हो सकता है जब ये रेसिस्टेंस 0 हो। जब भी हम बोलें इनपुट सर्किट का वोल्टेज कौन है, तो VBE को इनपुट सर्किट का वोल्टेज समझना, ये सबको नहीं, VBE नेट इनपुट वोल्टेज ये हुआ, और ये बराबर था इस वोल्टेज प्लस इस वोल्टेज का अलजेब्रिक सम का। सिमिलरली जब भी हम आउटपुट सर्किट का वोल्टेज की बात करें, तो आउटपुट सर्किट का वोल्टेज की जब बात किया जाए तो ये आउटपुट टर्मिनल ये है कलेक्टर टर्मिनल और इमीटर टर्मिनल। आउटपुट सर्किट का टर्मिनल दो ठो कौन है, कलेक्टर एंड इमीटर। तो इसके ही एक क्रॉस का जो वोल्टेज होगा, इस वोल्टेज को VCE से डिनोट करेंगे, ये आउटपुट वोल्टेज का लगेगा। लेकिन यदि हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें तो यह जो वोल्टेज है वो किसके बराबर है, एक इस रेसिस्टर का वोल्टेज और प्लस एक ये बायसिंग वोल्टेज का अलजेब्रिक सम के बराबर है। RC और ये है VC, C इस सर्किट का करंट है IC। तो रियली में आउटपुट सर्किट का वोल्टेज कौन हुआ, ये दो टर्मिनल के क्रॉस का वोल्टेज को आउटपुट सर्किट का वोल्टेज बोला जाएगा, VCE को। और भले ही ये VCE जो है ये अलजेब्रिक सम है इस रेसिस्टर का वोल्टेज का और इसका वोल्टेज, ये रेसिस्टर का वोल्टेज कितना, -IC इंटू RC। माइनस क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि आप C से E की तरफ जा रहे हो ना, VCE का मतलब VC माइनस VE। VCE का मीनिंग क्या समझना, VC माइनस VE समझना। तो इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इस दो पॉइंट के बीच में दो ठो चीज कनेक्टेड है, एक रेसिस्टर और एक बैटरी, तो दोनों का पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम करना है। तो ऐसे चल रहे हो आप, C से E की तरफ आ रहे हो तो करंट के ऑपोजिट जा रहे हो,
करंट के अपोजिट जाएंगे तो रेसिस्टर का पोटेंशियल माइनस में आता है। लेकिन बैटरी के पास क्या हो रहा है, बैटरी में आप जा रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, तो उसको प्लस VCC लिखेंगे। तो ये VCE रियली में क्या हुआ, वोल्टेज ऑफ आउटपुट सर्किट, वोल्टेज ऑफ आउटपुट सर्किट। यहां पर इस चीज को लिख दिए थे ना इधर, ये VBE क्या था, ये वोल्टेज ऑफ इनपुट सर्किट। और VCE हुआ वोल्टेज ऑफ आउटपुट सर्किट। लेकिन यही VCE आपका किसके बराबर हो जाएगा, VCC के बराबर हो जाएगा। कब, जब RC 0 हो। जब ये रेसिस्टर कनेक्ट नहीं करते हो तो इस आउटपुट सर्किट का जो टोटल वोल्टेज है VCE, वो सिंपली इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा इस सब टर्म को समझिए, डिफरेंट डिफरेंट बुक क्या करता है उसको समझना है, तो ये सब बात को गौर करो। जब भी इन जनरल लोग बोले कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो तुरंत आपको समझ लेना है इनपुट सर्किट का करंट का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो चलिए लास्टली एक फिगर बनावे हम लोग। एक ट्रांजिस्टर लेना है, NPN ट्रांजिस्टर लेना है। देखते रहना कंस्ट्रक्शन फिर से कैसे। ये NPN ट्रांजिस्टर है, कॉमन इमीटर में लेना है, दैट इज ये इमीटर टर्मिनल को कॉमन करना है, ये कलेक्टर, ये बेस टर्मिनल। और इनपुट सर्किट में एक बाइसिंग करेंगे जो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग। इसका फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए N टाइप को निगेटिव से, और ये तो P टाइप है ना, NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हैं आप, ये P टाइप है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन हम एक रेसिस्टर के साथ इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। इस वोल्टेज का नाम दिया आप VBB। एक चीज और समझ ले, यहां ये बेस और इमीटर जंक्शन के क्रॉस का जो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इसको VBE से डिनोट करते हैं। अब VBE को ही बोला जाता है वोल्टेज ऑफ इनपुट सर्किट। इसको वोल्टेज ऑफ इनपुट सर्किट बोलते हैं, इनपुट। अच्छा, फिर आउटपुट सर्किट में आएंगे तो यहां भी इसको रिवर्स बाइसिंग करना है। तो रिवर्स बाइसिंग के लिए ऐसा कनेक्शन करोगे आप, इस वोल्टेज का नाम VCC, इसका नाम RC। और आउटपुट सर्किट का वोल्टेज कौन है, ये है VCE को आउटपुट सर्किट का वोल्टेज बोलते हैं। इनपुट सर्किट में करंट ऐसे, क्योंकि देखो इमीटर करंट ऐसे आएगा। अब ये मत पूछना इमीटर करंट का डायरेक्शन ऐसे क्यों ले लिया, बार बार अब इस बात को नहीं बताने जाएंगे, वो अलग से पूछना होगा तो फोन करके कनेक्ट होके पूछना फिर से। इमीटर करंट ऐसे, और जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे तो यही इमीटर करंट टूटता है किस किस में, कलेक्टर करंट में और बेस करंट में। यानी इस सर्किट का करंट बेस करंट है, इमीटर करंट, सॉरी इनपुट सर्किट का करंट। तो IB हो गया यहाँ क्या, करंट इन इनपुट सर्किट, करंट इन इनपुट सर्किट। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मींस क्या, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ वेरिएशन ऑफ IB with respect to variation of VBE at constant VCE। इनपुट सर्किट का करंट का वेरिएशन इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, इनपुट वोल्टेज इस VBB को
ऑलवेज मत बोलना, ये भी हो सकता है इनपुट वोल्टेज जब ये रेसिस्टर जीरो, अभी अभी वही प्रूव किया था, ये रेसिस्टर को आरबी से डिनोट करते हैं, तो VBE हमारा VBB के बराबर होता है जब आरबी जीरो होता है। तो कोई कोई बुक डायरेक्ट ये भी लिखेगा, वेरिएशन ऑफ IB विथ रिस्पेक्ट टू VBE नहीं बोल के VBB बोलेगा, वो वही बुक ऐसा करेगा, VBE नहीं बोल के VBB बोलेगा, जो इस सर्किट में ये रेसिस्टर नहीं लगा रहा होगा, नहीं तो फिर VBE VBB के बराबर नहीं होगा। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज रियली में VCE है, लेकिन यही VCE VCC के बराबर हो सकता है जब ये रेसिस्टेंस जीरो हो RC। ये सब स्पेशल केस है, यहां पर हम लोग इस बात को मेंशन कर दें कि हमारा ये VBE जो है, ये बोल रहे हम कि हमारा ये VBE मेरा VBB के बराबर हो सकता है जब RB जीरो, और हमारा आउटपुट सर्किट का जो वोल्टेज है VCE, ये VCC के बराबर हो सकता है जब RC जीरो। तो कोई कोई बुक अपना डिफिनीशन में यहाँ VBE की जगह VBB भी लिखेगा और VCE की जगह VCC भी लिखेगा। चलो ये तो डिफिनीशन हम क्लियर कर रहे थे। अब जब इस वेरिएशन को देखा गया और उससे ग्राफ ड्रॉ किया गया, करंट और वोल्टेज का बीच का ग्राफ ड्रॉ किया गया, तो उस ग्राफ को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलेंगे। When we plot a graph between IB and VBE, देखो, when we plot a graph between IB and VBE, then it is called input characteristic curve. When we draw a graph between IB and VBE, then it is called input characteristic curve. When we draw graph between IB and VBE, then it is called input। IB तो always बेस करंट बहुत स्मॉल होता है, उसको माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं बेस करंट को, और इमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट को मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है। जनरली आपको यहाँ पर माइक्रो एम्पियर में IB, और ये वोल्टेज तो वोल्ट में ही होगा, वोल्ट में रहेगा वोल्टेज। और ये जो वेरिएशन देखा गया करंट का, इस सर्किट का करंट का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस वोल्टेज, तो ये जो कर्व आया वो कर्व इस तरह का आया। लेकिन एट कांस्टेंट VCE पर, एट कांस्टेंट VCE ये जो कर्व होगा, एक कांस्टेंट VCE पर ये कर्व होगा। मान लो इस VCE का वैल्यू, ये वोल्टेज का वैल्यू हम लोग सपोज करो 10 वोल्ट रखते हैं, लेकिन ये वोल्टेज को चेंज करोगे तो फिर कर्व भी चेंज होगा। देखिए, आप जब इसको और इसको वैरी करवा रहे हैं तो ये वोल्टेज आपको कांस्टेंट रखना। अभी यही डिफिनीशन बोला था कि वेरिएशन ऑफ IB विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ VBE एट कांस्टेंट VCE, लेकिन VCE चेंज करेंगे तो VBE भी चेंज करेगा। यदि VCE को बढ़ाओगे ना तो ये करंट का ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये मान लीजिए ये है VCE बराबर 20 वोल्ट पर है ये। यदि VCE को घटाओगे तो ग्राफ इधर भागेगा। ये सपोज करो VCE बराबर 5 वोल्ट है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि VCE का वैल्यू को कम करते हैं तो ग्राफ का
ग्राफ का शार्पनेस घटता है और VCE को बढ़ाते तो ग्राफ का शार्पनेस बढ़ता है। ये काउच हम बता रहे हैं, पहले तो ये कर्व ड्रॉ किया जाए। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, अलग अलग VCE का वैल्यू लेकर के। ये जो वोल्टेज है लगभग, ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए ये वोल्टेज ये 0.5 वोल्ट के आसपास रहता है। ये वोल्टेज फॉर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से यदि ट्रांजिस्टर बनाए होंगे तो देखो, इस कैरेक्टरिस्टिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को डिस्कस करें हम लोग, क्या हो रहा है। 0.5 वोल्ट तक ये जो करंट है, इनपुट करंट स्लोली इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, और 0.5 वोल्ट के बाद लार्ज अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है ये करंट, इनपुट करंट। शुरू में IB एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन VBE, लेकिन 0.5 वोल्ट के बाद जब जाते हो तो इसमें थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हो ना VBE में, तो करंट देखो लार्ज अमाउंट से बढ़ जा रहा है, इतना अमाउंट से बढ़ जा रहा है करंट। ये थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं आप VBE में तो करंट लार्ज अमाउंट से बढ़ जा रहा है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक है, मींस ये कि जो ऐसा कब हो सकता है, जब इनपुट रेसिस्टेंस जो है, इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस निग्लिजिबल हो, कम हो। जिस सर्किट का रेसिस्टेंस कम होगा उसमें वोल्टेज में थोड़ा सा भी इंक्रीजिंग करेंगे तो करंट लार्ज अमाउंट से बढ़ेगा। ये तब संभव है जब उस सर्किट का रेसिस्टेंस कम हो। तो क्या बताना चाह रहा है ये फिगर? ये फिगर बताना चाह रहा है आपको कि विथ ए स्मॉल इंक्रीज इन VBE, थोड़ा आप इस फिगर में मत बनाओ इसको, चलो रुको एक बात, हम अलग से फिगर बना रहे हैं इसका। इसके लिए हमने क्या देखा, कोई एक कि शुरू में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, फिर बाद में ये 0.5 वोल्ट के बाद ये लार्ज अमाउंट से बढ़ जा रहा है IB का वैल्यू। ये कोई पार्टिकुलर VCE के वैल्यू पर ध्यान देना। मान लीजिए VCE का वैल्यू +10 वोल्ट है, अब इसमें चेंज करोगे तो ग्राफ में चेंजिंग आएगा, लेकिन हम लोग डिस्कस कोई एक VCE पर कर रहे हैं। ये बात डिफिनेशनों में लिखा था कि VCE का वैल्यू को फिक्स कर दो आप, तब आप IB का वेरिएशन VBE के रिस्पेक्ट में देखना। तो एक सिंगल ग्राफ होगा, एक VCE पर एक सिंगल ग्राफ होगा। और इस ग्राफ में क्या प्रॉपर्टी देखा जा रहा है कि विथ ए स्मॉल इंक्रीज इन VBE देयर इज लार्ज इंक्रीज इन IB। ये डेल्टा IB है और ये डेल्टा VBE है। यहां पर क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि डेल्टा IB जो है ना, डेल्टा IB वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे, डेल्टा VB से। इसमें बहुत स्मॉल इंक्रीज हुआ लेकिन इसमें लार्ज अमाउंट का इंक्रीज हुआ। तो इस ग्राफ का यदि कोई टेंजेंट खींचा जाए यहां पर इस ग्राफ पर, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप टेन थीटा बराबर होता है P/B, P/B यानी डेल्टा IB बाई डेल्टा VB E, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, इस स्लोप का रेसिप्रोकल करोगे डेल्टा VBE बाई डेल्टा IB, तो ये क्या देगा, ये देगा V/I। V/I बराबर R ओम्स लॉ से, V/I बराबर R रेसिस्टेंस, यानी ये रेसिस्टेंस ऑफ इनपुट सर्किट देगा।
रेसिस्टेंस ऑफ इनपुट सर्किट, ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल आई बाई भी रेसिस्टेंस नहीं होता है, भी बाई आई रेसिस्टेंस होता है। आई बाई भी तो स्लोप था, तो स्लोप का उल्टा करो आप। उतारो, पहले उतारो तो फिर थ्योरी को डिस्कस करें हम लोग। ये देखा गया है इनपुट सर्किट में, थोड़ा सा आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इनपुट सर्किट का करंट लार्ज अमाउंट से इंक्रीज कर जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल बात है। एक्सपेरिमेंटली क्या वेरिएशन देखा गया करंट और वोल्टेज के बीच, वो हम लोग यहाँ ड्रॉ किया। ये कैसे हुआ, ये तो एक्सपेरिमेंटल बात है। ग्राफ कैसे हुआ, बस हम लोग ग्राफ का प्रॉपर्टी सब वहां से निकाल रहे हैं। ग्राफ का प्रॉपर्टी ये निकल के आ रहा है, पहला प्रॉपर्टी कि विथ ए स्मॉल इंक्रीज इन VBE, क्या देख रहे हो इस प्रॉपर्टी में? विथ ए स्मॉल इंक्रीज in VBE, there is large increase in, there is large increase, there is large increase in किसमें? इनपुट करंट में। there is large increase in input current, that is IB। ये नेचर दिख रहा है इस ग्राफ में। तो यहां पर एक बात और, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व गिव्स क्या? रेसिस्टेंस, इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस दे रहा है ये। डेल्टा VBE कम है जबकि डेल्टा IB लार्ज है। चेंज इन इनपुट वोल्टेज कम है लेकिन चेंज इन आउट इनपुट करंट लार्ज है, दैट इज ये वेरी स्मॉल। ये बहुत स्मॉल वैल्यू है ये। तो लिख दो यहां पर कि इट शोज दैट रेसिस्टेंस ऑफ इनपुट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर इज वेरी लो। Resistance of input circuit of transistor is very low। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। जब आप कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में रखोगे ट्रांजिस्टर को तो इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस कम होता है। अभी देखते हैं बहुत कम होता है। अभी देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, वहां देखना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का रेसिस्टेंस, आउटपुट सर्किट का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। ये चीज अभी आएगा, देखेंगे हम लोग। यानी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस कम, आउटपुट सर्किट का रेसिस्टेंस ज्यादा। दैट इज कोई सिग्नल को, वीक सिग्नल को लो रेसिस्टेंस सर्किट से हाई रेसिस्टेंस सर्किट में ट्रांसफर करता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर का क्या एक्शन रहा कि एक कोई सिग्नल को तो डालोगे इनपुट सर्किट में और लेना है उस सिग्नल को आउटपुट सर्किट से। इनपुट सर्किट का रेसिस्टेंस कम आ रहा है यहाँ पर, फिर बाद में देखेंगे हम लोग आउटपुट का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। दैट इज ट्रांजिस्टर का क्या काम? सिग्नल को लो रेसिस्टेंस सर्किट से हाई रेसिस्टेंस सर्किट में ट्रांसफर करता है। इसलिए इस डिवाइस का नाम बना था ट्रांजिस्टर। इसका जो नाम ट्रांजिस्टर रखे थे, कोई ना कोई चीज को ये ट्रांसफर करता है। किसको? सिग्नल को। लो ट्रांस रेसिस्टर, ट्रांजिस्टर को जब ब्रेक किया जाता है तो इसका नाम है ट्रांस रेसिस्टर। लिखो, अगला में लिखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक।
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक output characteristic. If we observe variation of current in output circuit, variation of current in output circuit with respect to output voltage at constant input current, at constant input current, देखो थोड़ा एक कंफ्यूजन से बचना। इनपुट वाला में बोले थे एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वाला में बोल रहे हैं एट कांस्टेंट इनपुट करंट। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन से बचना यहाँ पर, ठीक है ना। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट सर्किट का क्या कांस्टेंट रखने की बात किया था, वोल्टेज को, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट सर्किट का कौन चीज कांस्टेंट रखने बोल रहे हैं, करंट को। ये थोड़ा यहाँ पर लग रहा होगा कि वहां पर कांस्टेंट वोल्टेज की बात हुआ था, यहाँ कांस्टेंट करंट की बात कर रहे हैं। देखो then it is called output characteristic, then it is called output characteristic। बताओ तो ये जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन था, इसका आउटपुट करंट कौन था, आईसी, और आउटपुट वोल्टेज कौन था, VCE, यानी आईसी वर्सेस VCE एट कांस्टेंट क्या, IB। और जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, जो ग्राफ फॉर्म होगा यहाँ पर, उसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलेंगे। लिख दो इस बात को भी, द ग्राफ ऑब्टेन्ड is called output characteristic curve। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। देखिए उस ग्राफ को ड्रॉ करें हम लोग, और तब फिर कैरेक्टरिस्टिक सब पता किया जाएगा, क्या गुण प्रॉपर्टी रखता है ये आउटपुट सर्किट का, पैरामीटर्स में क्या सब प्रॉपर्टी है, वो सब ग्राफ से पता चलेगा। आउटपुट सर्किट का रेसिस्टेंस हाई है कि लो है, वो सब ग्राफ से पता चलेगा। देखो और यहां पर आगे के लिए, फ्यूचर के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कोई भी डिस्कशन होगा खाली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यूज होगा हम लोग को, इसलिए इसको थोड़ा अच्छा से समझना होगा आपको। देखो आउटपुट वोल्टेज कौन, VCE, आउटपुट करंट कौन, IC, इन मिली एम्पियर, IC ऑलवेज इन मिली एम्पियर। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक आया है, अच्छा, एट कांस्टेंट इनपुट करंट, तो शुरू में जब IB 0 था तो ये ग्राफ था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का ग्राफ ये था।
जब आईबी को बढ़ाते थे हम लोग, इनपुट सर्किट का करंट जब बढ़ाया जाता था तो कलेक्टर करंट भी बढ़ जाता था, ये कलेक्टर करंट भी बढ़ जाता था। ये मान लो आईबी का वैल्यू हमने 10 माइक्रो एम्पियर किया, बेस करंट तो माइक्रो एम्पियर में है, तो फिर कलेक्टर करंट भी इंक्रीज कर गया। फिर आईबी का वैल्यू इससे भी ज्यादा किया, तो फिर कलेक्टर करंट, ये आईबी का वैल्यू सपोज करो 20 माइक्रो एम्पियर किया, तो कलेक्टर करंट फिर बढ़ गया। ये कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा था आउटपुट में, ठीक है। कि जब आप बेस करंट बढ़ाते थे, एक बात और देखो आप यहाँ पर वोल्टेज का क्या वेरिएशन हुआ। शुरू में जब हम लोग ये VCE बढ़ा रहे थे तो करंट भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, उसके बाद ये करंट लगभग इस वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो जा रहा है ना। VCE तो बढ़ा रहे हैं हम लोग, लेकिन ये हाइट लगभग कांस्टेंट है, ये करंट IC में कोई चेंजिंग नहीं। ये बिहेवियर दिख रहा है यहाँ पर, क्या बिहेवियर, इसको पॉइंट आउट करो। हियर it is observed that on increasing VCE, IC also increases exponentially. IC also increases exponentially, लगभग ये किस वोल्टेज तक, 0.2 वोल्ट 0.5 वोल्ट तक। लेकिन उसके बाद ये टोटली इंडिपेंडेंट हो गया IC VCE से, अप टू 0.5 वोल्ट। आफ्टर देन IC is almost independent. IC is almost independent from VCE. ये बिहेवियर आप देख रहे हो ग्राफ से, कि शुरू में तो थोड़ा एक्सपोनेंशियली बढ़ा था करंट। कोई भी ग्राफ को देखिए, कोई भी ग्राफ की बात कर लो आप, तो शुरू में 0.5 वोल्ट के आसपास तक तो करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ा था, लेकिन उसके बाद VCE के बढ़ने से IC में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ये हाइट लगभग कांस्टेंट आ जा रहा है। ऑलमोस्ट डज नॉट डिपेंड, मतलब क्या, थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है। ये जो लाइन है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा सा स्लैंटिंग है ये लाइन, ऐसे कर लेना तो ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा स्लैंटिंग दिखाओ इसमें, यानी बहुत ज्यादा चेंज कर दोगे VCE तो शायद IC में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाए, है ना। थोड़ा सा स्लैंटिंग दिखाना है इस लाइन को, यानी लार्ज अमाउंट से जब VCE में चेंज तो तब जाके थोड़ा सा IC में चेंज होता है। लेकिन ऑलमोस्ट बोलना, यानी ये जो चेंज इन IC है लगभग निग्लिजिबल, यानी मान लो कि VCE को चेंज करने से IC में चेंजिंग नहीं आया, समझे। तो ये तो आपको ठीक है। ये कब के लिए, जब IB का वैल्यू 0 था। जब IB में चेंज किया तो IC भी चेंज हुआ। एक बात और लिख दो, व्हेन IB will change, then IC changes only. इनपुट करंट चेंज होता है तब जाके IC चेंज करता है। देखो इनपुट 0 से 10 माइक्रो एम्पियर हुआ तो IC भी पहला IC से ये वैल्यू एक्वायर कर लिया। ये बिहेवियर दिखा यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। तो अब कोई आदमी
आउटपुट सर्किट का रेसिस्टेंस डिसाइड करेगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर डेल्टा आई सी जो है वो टेंड्स टू 0 है, जबकि डेल्टा VCE जो है वो लार्ज है ना। आउटपुट वोल्टेज में लार्ज अमाउंट से चेंज करते हो तो ये जो आउटपुट करंट है उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट से चेंजिंग होता है, मान के चलो टेंड्स टू 0। तो ऐसा बिहेवियर क्या बताना चाह रहा है, इनफाइनाइट लार्ज रेसिस्टेंस ना, वोल्टेज बहुत लार्ज अमाउंट से चेंज हुआ लेकिन करंट बहुत कम अमाउंट से इंक्रीज हुआ, दैट इज उस सर्किट का रेसिस्टेंस बहुत हाई। तो लिख दो इस बात को, इट शोज दैट resistance of output circuit is very large. It shows that resistance of output circuit is very large. Shows that resistance of output circuit is very large. It shows that resistance of output circuit is very large. तो 10 रिजल्ट क्या दिखा हम लोग को कि ए ट्रांजिस्टर सेंड एन AC सिग्नल फ्रॉम लो रेसिस्टेंस सर्किट टू हाई रेसिस्टेंस सर्किट। ये काम है ट्रांजिस्टर का। इनपुट सिग्नल तो जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा लोग उसको तो इनपुट सर्किट में डालेगा, यानी लो रेसिस्टेंस सर्किट में डालेगा, और आउटपुट सिग्नल कहां से लेगा, आउटपुट सर्किट से लेगा, दैट इज हाई रेसिस्टेंस सर्किट से लेगा। तो ये जो नाम पड़ा था ट्रांजिस्टर इसीलिए पड़ा था, इसी प्रॉपर्टी के चलते इस डिवाइस का नाम ट्रांजिस्टर रखा गया था। तो 10 ए ट्रांजिस्टर transfer a signal from low resistance circuit मतलब इनपुट सर्किट टू हाई रेसिस्टेंस सर्किट, लो रेसिस्टेंस सर्किट टू हाई रेसिस्टेंस सर्किट। हाई रेसिस्टेंस सर्किट मतलब कौन, आउटपुट सर्किट। Hence this device is called transistor, इसलिए इस डिवाइस का नाम रखा गया ट्रांजिस्टर। Hence it is called transistor. ट्रांजिस्टर को लोग ऐसे तोड़ के लिखता है ट्रांस प्लस रेसिस्टर। ट्रांस का मतलब ट्रांसफर, ट्रांस मतलब क्या समझना, ट्रांसफर। कहोगे सर ट्रांसफर रेसिस्टर, यानी रेसिस्टेंस का ट्रांसफर नहीं, गलत मीनिंग नहीं। ट्रांस मीन्स ट्रांसफर, यहाँ रेसिस्टर इसी को मिला के ट्रांजिस्टर नाम रखा गया। तो मीनिंग ये निकलता है क्या, ट्रांसफर रेसिस्टर नहीं, ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम लो रेसिस्टेंस टू हाई रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर तो सिग्नल का हो रहा है, AC सिग्नल का, लेकिन फ्रॉम लो रेसिस्टेंस टू हाई रेसिस्टेंस सर्किट। ये आउटपुट कैरेक्टर, लेकिन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में अभी बहुत काम करना है, करीब 2-3 क्लास इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में लगेगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात सब है यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांजिस्टर, आउटपुट सर्किट का बिहेवियर को जानना।
तो पहला तो हम लोग खाली क्या देखा, करंट और वोल्टेज का वेरिएशन को डिस्कस किया, रेसिस्टेंस डिस्कस किया यहां से। लेकिन जो मेन चीज है इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में वो है क्या, देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है इसमें 3 गो रीजन है। Here are 3 regions in output characteristic। कैसे कैसे वो कौन कौन है 3 गो रीजन, तीनों रीजन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। देखिए उस तीनों रीजन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक रीजन ये जो रीजन्स देख रहे हो ये रीजन, एक ये रीजन, एक ये रीजन, एक रीजन एक ये रीजन और एक ये जो बच गया। 3 रीजन है ट्रांसफार्मर में। रीजन 1, ये रीजन 2 और ये एक रीजन 3। लिखो देयर आर 3 रीजन्स इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। There are 3 regions in output characteristic। सब रीजन का अपना अपना महत्व है। देखो इसका नाम है क्या क्या इस रीजन का। रीजन 1 को बोला जाता है सैचुरेशन रीजन। अब ऐसा क्यों, इस रीजन 1 का नाम है सैचुरेशन रीजन। रीजन 2 का नाम है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन CUT की डबल टी, CUT, कट ऑफ रीजन। और रीजन 3 का नाम है एक्टिव रीजन। ये सब है। क्यों ये नाम पड़ा, सैचुरेशन रीजन क्यों नाम पड़ा इसका, इसका कट ऑफ रीजन वो एक्टिव रीजन। सैचुरेशन मतलब होता है क्या कि इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट दोनों में लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो करे और दोनों करंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, जब इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट में लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा हो और दोनों करंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, तो ये प्रॉपर्टी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जिस रीजन में हो रहा होगा उसी को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। तो थोड़ा सैचुरेशन रीजन का डिफिनीशन लिखना होगा आपको अभी। टॉपिक बना देना सैचुरेशन रीजन। इसमें लिखो इफ करंट इन इनपुट सर्किट, करंट इन इनपुट and output circuit will be large, current in input and output circuit will be large and independent from each other। देखिए and independent from each other।
तो इसको सैचुरेशन, ये प्रॉपर्टी जिस रीजन में हो रहा है उसको सैचुरेशन रीजन। अब सुनो क्या है सो, क्या देख रहे हो यहां पर, देखो इस सब पॉइंट के लिए, चाहे इस पॉइंट के लिए बात करो, एक लाइन ड्रॉ करें तो वोल्टेज तो बहुत कम हुआ ना, आउटपुट आउटपुट वोल्टेज कम हुआ, लेकिन आउटपुट करंट लार्ज है। इस पॉइंट के लिए देखिए, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया यहां, तो इस पॉइंट के लिए VCE कम है लेकिन IC लार्ज है, नहीं, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग IC लार्ज है, जबकि इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग VCE कम है, यानी आउटपुट वोल्टेज कम है। तो फिर सैचुरेशन रीजन कैसे हो गया ये, देखिए ट्रांजिस्टर का ना, आप आउटपुट वोल्टेज को जब कम करेंगे, ये VCE था, ये वोल्टेज जब आप कम करोगे ना, तो आउटपुट, ये जो कोलेक्टर बेस जंक्शन होता है, कोलेक्टर बेस जंक्शन, उसका रिवर्स बाइस्ड नेचर डिक्रीज होता है। VCE को कम करना यानी इसका रिवर्स बाइसिंग नेचर जो है वो कम होना। जैसे इसको ऐसे देखिए, समझो इस प्रॉपर्टी को, ये कलेक्टर है, इसको क्या किया था, इसको रिवर्स बायस किया था। तो रिवर्स बायस में क्या करना होता है, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, इधर पी टाइप को निगेटिव से, इसका ये वोल्टेज को आप कम कर रहे हो, आउटपुट वोल्टेज कम करना यानी ये वोल्टेज को कम करना, यानी इस जंक्शन का रिवर्स नेचर को कम करना। देखिए इधरों से एक वोल्टेज लगा हुआ है, इधर से इसको फॉरवर्ड बनाने के लिए ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। रुक जाना, समझो ये बहुत क्रिटिकल बात है। 12 लेवल में लोग बस खाली नाम लिख देता है कि ये कट ऑफ रीजन, ये सैचुरेशन रीजन, ये एक्टिव रीजन, क्यों ये सब बात है, ये सब बात। थोड़ा इसी टॉपिक पर टाइम देना है हम लोग को। इस चैप्टर में का मेन यही चीज है कि ये तीनों रीजन को समझे आप, फिर इस रीजन में क्या क्या काम करना है वो सब डिस्कस होगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है इस तीनों रीजन का प्रॉपर्टी समझना, क्यों सैचुरेशन, क्यों कट ऑफ, क्यों एक्टिव। तो देखो आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा देर के लिए हम VCC मान लें, इनपुट वोल्टेज को हम VBB मान लें, क्योंकि ये रेसिस्टर नहीं लगाया यहाँ, ये भी रेसिस्टर नहीं लगाया। यदि ये रेसिस्टर लगाए रहते तब फिर आउटपुट वोल्टेज ये नहीं कहलाता, तब ये कहलाता आउटपुट वोल्टेज।